चलिए देखिए, लास्ट टाइम जहाँ से बताया था उससे आगे बताते हैं फिर, ठीक है। कोयला के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? कोयला के बारे में। तो कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन तो समझ में आता है, यानी कि इसका निर्माण जो होता है वो जीव जंतुओं के अवशेष से होता है। कोयले का निर्माण किससे होता है? जीव जंतुओं के अवशेष से, ठीक है, जो कि बहुत साल पहले दब गए थे, ठीक है। किसके बीच में दब गए थे? तो अपसादी चट्टानों के बीच में दब गए थे, ठीक है। कोयला कितना प्रकार का होता है? कोयला भी एक प्रकार का क्या है? ईंधन है। और इसका निर्माण, हाँ, इसका निर्माण किस चीज़ से होता है? तो जीव जंतुओं के अवशेष से। तो बहुत साल पहले जो जीव जंतु के अवशेष दबे थे वही आप किसके रूप में निकल रहे हैं? कोयला के रूप में। कोई दिक्कत है? कोयला के 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः। कोयला के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप। कौन कौन सा? तो सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट। पहला कौन सा टाइप? एंथ्रासाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस। तीसरा होता है लिग्नाइट। और चौथा होता है पीट। कोयला कितना प्रकार का बाबू? कोयला 4 प्रकार के। इसी को ट्रिक में बनाया जाता है एवी लिपि। अगर इस चारों ट्रिक को याद रखना है, चारों नाम को, तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है, एवी लिपि। ए से एंथ्रासाइट, वी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब बात करते हैं एंथ्रासाइट की। किसकी बात करने वाले? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट की खास ये है कि इसमें कार्बन का मात्रा सबसे अधिक होता है। 90% कार्बन होता है इसमें। कितना होता है? हाँ, 90% इसमें कार्बन होता है, ठीक है। तो सबसे उत्तम कोयला कौन सा होगा? तो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, हाँ, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन होगा? एंथ्रासाइट, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला किसके पास है, तो चीन के पास है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? भारत में ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका से ज़्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है? कोई दिक्कत है इसमें? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम क्वालिटी का क्या है? कोयला है। कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं बिटुमिनस के बारे में। किसके बारे में? यही कोयला जो है इसको घरेलू कोयला कहते हैं। कैसा कोयला कहते हैं? ये कैसा कोयला है? बिटुमिनस बाबू कैसा कोयला है? घरेलू कोयला है, ठीक है। इसी को डामर कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डामर कोयला या फिर मुलायम कोयला, सब इसी का नाम है। कोई दिक्कत है इसमें? भारत में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई कोयला पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट कि बिटुमिनस? बिटुमिनस। विश्व में भी किस कोयले की मात्रा सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है? बिटुमिनस की। किसकी मात्रा सर्वाधिक है? बिटुमिनस की। इसमें कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो बिटुमिनस में जो कार्बन है वो होता है 85%। कितना परसेंट? यानी कि एंथ्रासाइट से हल्का ही कमजोर है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको? घरेलू कोयला, डामर कोयला या मुलायम कोयला, कौन सा कोयला है? बिटुमिनस। कोई दिक्कत है? तो ये बिटुमिनस सेकेंड टाइप है। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। विश्व में भी सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रासाइट का सबसे ज्यादा जो पाए जाने का देखा जाता है वो चीन में। भारत में ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके से पाया जाता है। अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो एंथ्रासाइट टॉप पे आएगा। कौन टॉप पे आएगा? एंथ्रासाइट। कोई दिक्कत है?
चलिए अब बात करते हैं लिग्नाइट के बारे में। किसके बारे में बाबू? लिग्नाइट के बारे में। ठीक है, तो लिग्नाइट जो है इसके बारे में अब चर्चा करेंगे हम। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। कैसा कोयला कहते हैं? भूरा कलर के होने के कारण इसका नाम ही पड़ गया भूरा कोयला। कोई दिक्कत है? लिग्नाइट को कौन सा कोयला के नाम से जानते हैं? भूरा कोयला। ठीक है, इसमें 75% कार्बन रहता है। देखिए इसमें 90, इसमें 85 और इसमें अब हो गया 75। कोई दिक्कत है? समझ में? कार्बन कितना मात्रा में है? 75% कार्बन है। किसमें? लिग्नाइट में। समझ में आ रहा है सबको? आवाज जा रहा है बाबू सबको? आप बात करेंगे पीट के बारे में। किसके बारे में? हाँ, पीट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पीट जो है ये सबसे घटिया कोयला है। कैसा कोयला है? घटिया आदमी को अक्सर पीटा जाता है कि नहीं? तो पीट जो है घटिया कोयला है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 50% है। कितना है? कार्बन की मात्रा कितनी है इसमें? 50%। कोई दिक्कत है इसमें? अब जानना है हमको आगे गैसोहॉल के बारे में। किसके बारे में? अब गैसोहॉल क्या है? इसका भी प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। जिस तरीके से कोयले का यूज होता है उसी तरीके से ईंधन के रूप में इसका भी यूज होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, पेट्रोल के साथ अल्कोहल मिलाना होता है। क्या मिला देते हैं हम पेट्रोल के साथ? अल्कोहल। तो जैसे ही पेट्रोल के साथ अल्कोहल मिला देते हैं तो हम क्या प्राप्ति हो जाता है हमको? गैसोहॉल। कोई दिक्कत है? क्या इसमें अगर पेट्रोल रहता है? नहीं, पेट्रोल के साथ क्या मिलता है इसमें? अल्कोहल। कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक कोई दिक्कत है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ठीक है, यह गाढ़े रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है? इसका रंग होता है गाढ़ा। कैसा रंग का है? गाढ़े रंग का पदार्थ है। ठीक है, इसको किस विधि द्वारा साफ किया जाता है? पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा साफ किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि। किस विधि से साफ किया जाता है? तब जाके इससे आपको क्या मिलता है? डीजल मिलता है। ठीक है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है कि नहीं? इसी के कचरा से बनता है वैसलीन। कोई दिक्कत है? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अभी बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गैसोहॉल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ में किया जा सकता है या नहीं। तो गैसोहॉल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक समझ में आ रहा है? आवाज जा रहा है सबको बाबू? चलिए, तो पेट्रोल में तो कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए, अब जो पेट्रोल होती है इसकी शुद्धता को आप किससे मापते हैं? तो इसकी शुद्धता को, पेट्रोल की शुद्धता को मापा जाता है ऑक्टेन संख्या में। किसमें मापा जाता है? ये क्वेश्चन पूछते रहता है तो ध्यान रखिए इसको। ठीक है, पेट्रोल की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? ऑक्टेन संख्या में। किस संख्या में? ऑक्टेन। ठीक है, उसी तरीके से डीजल की शुद्धता को किसमें मापते हैं आप? तो C10 में। किसमें मापा जाता है? डीजल की शुद्धता को किस संख्या में मापा जाता है? तो C10 संख्या में। किसमें मापा जाता है? समझ में आ रहा है? डीजल की शुद्धता को किसमें मापते हैं?
C10 में। चलिए, इसके अलावा प्रणोदक क्या होता है? आपको प्रणोदक समझना है, चलिए बता देते हैं। प्रणोदक किसको कहते हैं? तो प्रणोदक जो है बाबू, ये रॉकेट में प्रयोग होने वाला ईंधन है। किसमें प्रयोग होता है प्रणोदक? रॉकेट में यूज किया जाता है। तो रॉकेट में जो ईंधन यूज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का क्या है बाबू? ईंधन ही है। इसका यूज हम लोग करते हैं रॉकेट में, ठीक है। इसमें जो सिंपल सी बात है, मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। किसका किसका यूज किया जाता है? प्रणोदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रणोदक क्या है? एक प्रकार का ईंधन है जिससे का प्रयोग हम लोग रॉकेट में करते हैं। कोई दिक्कत है? इसके अलावा आपको जानना है नॉकिंग। क्या जानना है? नॉकिंग क्या है? जिसको कहते हैं आप आपस फोटन, हिंदी में इसको आपस फोटन कहते हैं। नॉकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? आपस फोटन। तो ईंधन से आने वाली खरखराहट की आवाज को नॉकिंग कहते हैं। जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं तो कभी कभी बाइक से खरखराहट का आवाज आता है। आप तो जितना गाड़ी है वो ज्यादा आवाजें नहीं करता है। करता है? नहीं करता है बाबू। उसी को क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको पूछा जाता है कि नॉकिंग को कम करने के लिए, क्या करने के लिए? ये जो खरखराहट है इसको कम करने के लिए गाड़ी में क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल में। पेट्रोल में आप क्या मिला दीजिएगा जो नॉकिंग का साउंड कम हो जाए? तो पेट्रोल में मिला दिया जाता है टेट्रा इथाइल लेड। क्या मिला दिया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस टेट्रा इथाइल लेड से, लेड मतलब शीशा होता है, लेड मतलब क्या होता है बाबू? शीशा। तो शीशा प्रदूषण होने लगता है। फिर कौन सा प्रदूषण होने लगता है? ठीक है। इसलिए सरकार अभी फिलहाल इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। किस पे? टेट्रा इथाइल लेड पे। क्या लगा दिया है? तो पूछा जाता था कि आपस फोटन को कम करने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता था? तो टेट्रा इथाइल लेड। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है सबको? यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए, अब हम जानेंगे उष्मीय मान। क्या जानना है हमको? कि उष्मीय मान क्या है, आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। अब किसी चीज का उष्मीय मान जो होता है, तो 1 ग्राम ईंधन को कितना? तो 1 ग्राम ईंधन को जलने में जितनी ऊष्मा चाहिए, जितनी ऊष्मा चाहिए या निकलती है, उसे उसका उष्मीय मान कहते हैं। उसे उस पदार्थ का उष्मीय मान कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्या कहते हैं? उष्मीय मान को किलो जूल या ग्राम में मापा जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो किलो जूल प्रति ग्राम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे लकड़ी का उष्मीय मान कितना है? तो लकड़ी का उष्मीय मान है 17। कितना है? कोयला का उष्मीय मान 30, ठीक है। कोयला के बाद फिर चारकोल, इसका होता है 33। क्लियर है? पेट्रोल का उष्मीय मान कोई बताएगा? पेट्रोल का उष्मीय मान कितना होता है? पेट्रोल, तो पेट्रोल एलपीजी का सेम होता है। पेट्रोल एलपीजी का सेम होता है। कितना होता है? 50। कितना होता है? 50-50। समझे कि नहीं? उसी तरीके से मीथेन और सीएनजी का भी सेम होता है। ये दोनों 55-55। कोई दिक्कत है?
लेकिन सबसे अच्छा उसमें मान होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का होता है 150। कितना होता है हाइड्रोजन का उसमें मान? 150। अब पेट्रोल से ही हल्का कम होता है किरोसिन का। किरोसिन का होता है 48। किरोसिन का कितना होता है बाबू? किरोस कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोजन जब जलेगा ना तो उससे थोड़ा भी प्रदूषण नहीं होगा, समझे कि नहीं? लेकिन इसके लिए दिक्कत क्या है कि आप उसको पहले -256 डिग्री सेल्सियस करना होगा टेम्परेचर। आपको कितना करना होगा? यही करना है तो मुश्किल है, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होगा? क्रायोनिक इंजन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? हाइड्रोजन को जलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तब जाके जलता है, समझे कि नहीं? तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रॉकेट में। कहाँ यूज करते हैं? तो अभी ना बताए थे, रॉकेट में जो यूज होता है उसी को क्या कहते हैं? उस ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। अभी तुरंत बताया। कोई दिक्कत है? हाइड्रोजन अकेले जलेगा, उसके साथ ऑक्सीजन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना बाबू। कोई दिक्कत है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? ईंधन कंप्लीट हो गया आपका। अब शुरू से लेके अंत तक एक बार देख ले बारी बारी से, तो रिवीजन हो जाएगा आपका। हाँ, ईंधन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे आगे फिर आगे और भी चीज़ पढ़ना है हमको, लेकिन वो दूसरे टॉपिक में आएगा। तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? जो इस टॉपिक में पढ़ाया गया आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग से, ईंधन। ईंधन किसको कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसको जलाने पे उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है उसको ईंधन कहते हैं, चाहे वो लकड़ी हो या कोई भी पदार्थ, ठीक है? अब हर एक पदार्थ का अपना कुछ ना कुछ ज्वलन ताप होगा। हर एक वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए? एक टेम्परेचर चाहिए। तो कोयला को जब वायु की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं तो सिंपल सी बात है, इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं, और इसके फलस्वरूप हमें कोल गैस, कोल तार की प्राप्ति होती है। इसके बाद आगे बात करें कोक की, तो कोक जो है इसमें 95% कार्बन होता है, और कोयला से अच्छा ईंधन माना जाता है कोक, जबकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये चीज अभी आपको बता दिया गया था। कोल गैस जो है, कोयला को जब आप जलाइएगा तो कोयला को जलाएं, और कब जलाते हैं हम? वायु की उपस्थिति में। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें कौन कौन सा गैस देखने के लिए मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, है या नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल गैस में हम बताए थे उत्तम में सर्वोत्तम कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है? नेचुरल गैस जो है किसका मिश्रण है? मीथेन और इथेन का। नेचुरल गैस किसका मिश्रण है? मीथेन और इथेन का। और जब नेचुरल गैस को किसी बर्तन में डालकर संपीड़ित कर दिया जाता है तो वो रूप ले लेती है सीएनजी का, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम बताए थे कि जब आप गर्म कोक पे वायु डालते हैं तो सिंपल सी बात है, उसके फलस्वरूप एक गैस निकलती है जिसको प्रोड्यूस गैस कहते हैं। इस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से अगर गर्म कोक पे वायु की जगह हम लोग पानी डालें तो वाटर गैस की प्राप्ति होती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो कॉमन है, दोनों में मिलता है, और हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिलता है। इसी गैस को भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज आपको देखने के लिए मिल गया। सीएनजी का यूज वाहन प्रदूषण, वाहन में सबसे ज़्यादा होता है, और इसका मेन रीजन है कि इससे प्रदूषण कम होता है, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएनजी भी भविष्य का ईंधन है, हाइड्रोजन भी भविष्य का ईंधन है। ऑप्शन में अगर दोनों हो तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा बताए थे बायोडीजल। तो बायोडीजल हमें प्राप्ति होती है जेट्रोपा, रतनजोट और रोप सीड के पौधों से प्राप्ति होती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ें, ये है आपका पौधा बायोडीजल वाला। इसके अलावा पेट्रोलियम गैस के बारे में बता दिए थे। पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है मुख्यतः? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। लेकिन इसमें मुख्य घटक जब पूछे तो आप बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन या फिर नॉर्मल ब्यूटेन। इसका दाब जो होता है, प्रेशर, वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है। इसके बाद जब इसी को आप ठंडा करते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है, लिक्विड रूप में पाया जाता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को जब आप किसी बर्तन में रखिएगा तो सिंपल सी बात है, वो ठंडा होकर किस रूप में आ जाएगा? एलपीजी के रूप में। ये जो होता है रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। ये रंगहीन और गंधहीन दोनों है, लेकिन ये अति ज्वलनशील है, ठीक है? इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है ताकि
इथाइल मरकैप्टन जो है वो सल्फर से बनता है, और इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि ये जो लीक करे तो आपको गैस का पता चले। किसका पता चले? गैस का पता चल जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसके बाद जब भी एलपीजी गैस जलती है तो नीली लौह के साथ जलती है, इस बात को आपको बता दिया गया था। इसके अलावा बताया गया आपको बायोमास के बारे में। तो पेड़ पौधा जानवर के जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ का छाल हो गया या गाय वगैरह का गोबर हो गया, तो इससे जब इसको सुखाया जाए तो ये ईंधन का रूप लेता है। ठीक है, इसको कहते हैं बायोमास। वही बायोगैस, तो जब ये जो व्यर्थ पदार्थ है जैसे गोबर वगैरह हो गया, इसमें जब आप जल दे देते हैं तो ये सड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और इसमें सिंपल सी बात है, आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारे गैसों का मिश्रण देखने के लिए मिलता है, जो कि कहलाता है गोबर गैस। तो गोबर गैस में आपको समझ में आ गया गोबर गैस कैसे बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद ऊर्जा के स्रोत बता दिए थे। एक था नवीकरणीय, दूसरा था अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको दोबारा से आप प्राप्त कर सकते हैं, अनवीकरणीय मतलब जिसको दोबारा से रिसाइकलिंग करके नहीं लाया जा सकता। तो ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।